सुबह के तकरीबन 10 बजे का समय था। कोलकाता के आरजिकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से एक फ़ोन कॉल आया और फ़ोन कॉल उठाने वाले व्यक्ति की आवाज़ में घबराहट साफ साफ झलक रही थी। फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आई, क्या आप लेडी डॉक्टर के पिताजी बोल रहे हैं? तब उन्होंने हाँ में जवाब दिया। उसके बाद सामने वाले की बात सुनकर उस पिता के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, जितनी जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल पहुँचे, आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। पिता को इस बात की खबर पर यकीन नहीं हुई। उनकी बेटी जो एक समर्पित डॉक्टर थी, दिन रात केवल एक ही सपना और मेहनत था, रात में बिल्कुल ठीक थी। अचानक उसे ऐसा क्या हो गया? पिता सोच में पड़ गए। उसकी माँ की भी यही स्थिति हो गई। वह कुछ कर पाते इससे पहले ही फ़ोन कट गया। पिता ने घबराहट में दोबारा फ़ोन कॉल किया और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में पूछा, मेरी बेटी को क्या हुआ है? उधर से जवाब आया, साहब आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। यह सब सुनने के बाद ही पिता की आंखों के आंसू उमड़ आए। उनकी बेटी जो हमेशा मुस्कुराती रहती, उसने हर दिन न जाने कितने मरीजों को नया जीवन दान दिया, वह अब इस दुनिया में नहीं रही। बेटी की खबर सुनते ही माँ भी फूट फूट कर रोने लगती हैं। वह अब टूट चुकी होती हैं, लेकिन अब बिना देरी के वह दोनों हॉस्पिटल की ओर रवाना होती हैं। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं पता ऐसा कैसे हुआ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती है। जब तक वे हॉस्पिटल पहुंचेंगे तब तक खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी है। हॉस्पिटल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो चुकी होती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कुछ और तमाम थ्योरी होती हैं। हर कोई हैरान था, गुस्से में था। ऐसा कैसे हो सकता है? सबको जीवन देने वाली डॉक्टर असुरक्षित है। वह कौन था जिसने इस निर्दोष डॉक्टर की बेरहमी से हत्या करके जान लिया और उसके साथ दरिंदगी भी हुई? आखिर क्यों? इस बीच न केवल डॉक्टर और नर्स बल्कि आम जनता भी सड़कों पर उतर आई। हर तरफ केवल इंसाफ की मांग और सीबीआई जांच की मांग और जस्टिस। इस घटना से इंसानियत को शर्मसार कर देने की बातें होते हुए जस्टिस जस्टिस लोग कर रहे थे। जिसने इस खबर को सुना वह हक्का बक्का रह गया, हैरान रह गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, ये तो महज शुरुआत है। इसके पीछे बहुत कुछ है और आज भी है। यह तो बस शुरुआत ही है। दर्दनाक घटना के पीछे का सच क्या है? कौन इस बर्बरता का जिम्मेदार है? और क्यों शुरुआत में सब कुछ छिपाया गया? क्यों? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको पूरे रहस्य को समझना होगा, जो 2 खंडों में है। आज की सच्ची घटना आरजी मेडिकल कॉलेज की है। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश के हिलोट झकझोर कर रख दिया है। सभी हैरान है, परेशान है। यह कहानी कोलकाता की है, वही पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, जहां की सीएम ममता बनर्जी हैं। और ममता बनर्जी, खुद ममता बनर्जी के राज्य में न्याय मांगने के लिए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। वो अलग है राजनीति, लेकिन जहां एक बेहद मेधावी और समर्पित महिला डॉक्टर जो चेस्ट मेडिसिन विभाग की पोस्ट ग्रेजुएट छात्रा थी और अपने पेशे में जीवन की नई ऊंचाइयों को छू रही थी, समर्पित होकर कार्य कर रही थी। महिला डॉक्टर जिसने अपने जीवन की अंतिम क्षणों में अत्यधिक यातनाएं सही। वो एक साधारण परिवार से थी। बचपन से उसे शिक्षा का महत्व समझ में आ चुका था। उसने अपनी मेहनत और लगन से मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और अपने माता पिता की उम्मीदों का केंद्र बिंदु होते हुए उम्मीदों पर खरी उतरी और नाम रोशन किया। परिवार में पहली डॉक्टर बनने का गौरव हासिल कर रही थी। उसकी सफलता न केवल उसके परिवार के लिए गौरव की थी, बल्कि अपने समुदाय के लिए भी वो प्रेरणा सूत्र बन चुकी थी। मेडिकल कॉलेज में उसने खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत जी जान से लगा दी और हर तरफ झंडे गाड़ने बुलंदियों के शुरू कर दिए। उसे हमेशा से ही मरीजों की सेवा करने में प्रेरणा और आनंद की अनुभूति होती। उसने अपने प्रशिक्षण के दौरान जूनियर और सीनियर के साथ मिलकर काम किया। वह हमेशा मुस्कुराते हुए मरीजों की देखभाल करती। यूँ कहें उससे काम अपना काम नहीं, समर्पण उसके काम के प्रति था। वो अपने काम के प्रति इतना समर्पित थी कि भूख प्यास की भी फिक्र नहीं रहती। कोई नहीं जानता था कि एक दिन यही समर्पण उसे भयानक अंत की ओर ले जाएगा। जी हाँ, 8 अगस्त
2024 की रात 11 बजे उसे उसकी मां का फ़ोन कॉल आया। मां ने हर रोज़ की तरह अपनी बेटी की खैर खबर ली। डॉक्टर ने फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस समय वह मरीजों को देखने जा रही थी। या उनकी आखिरी संवाद माँ से था और माँ को यह संतोष था कि उनकी बेटी अपने काम में व्यस्त है, वो भी जी जान से, और सुरक्षित भी है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, और खेल क्या था वो तो आगे पता चलेगा। रात 12 बजे के आसपास जब सभी लोग अपनी थकान मिटाने के लिए सोने की तैयारी कर रहे थे, अपने 2 जूनियर सहयोगी डॉक्टरों के साथ बैठकर हंसी मजाक के बीच खाना खाया। खाने के बाद उन्होंने कहा कि वे काफ़ी थक चुकी हैं और अब सोने के लिए चौथी मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में जा रही हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि वह आखिरी बार होगा जब वह किसी के साथ मुस्कुराते हुए देखी गई, और ये आखिरी बातचीत भी होगी। 9 अगस्त की सुबह जब उसके माता पिता को जानकारी मिलती है, भयानक घटना फ़ोन कॉल के माध्यम से जाती है। फ़ोन कॉल उनके घर पहुंचा और इस बात की जानकारी वो अपनी पत्नी को देते हैं। दोनों घबराते हुए आरजीकर मेडिकल कॉलेज भागते हैं। जब अस्पताल पहुंचते हैं, वहां का दृश्य हॉस्पिटल के गलियारों में अफरा तफरी का माहौल साफ था। डॉक्टर का शरीर अर्धनग्न अवस्था में खून से लथपथ जख्मों से भरा था। डॉक्टर के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे और उनकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। आँखों और मुंह के निजी अंगों से खून बह रहा था। या कोई साधारण मौत नहीं थी, बल्कि बर्बरता की सारी हदें पार कर री जा चुकी थी। बेटी की हालत को देखकर पिता और माँ दोनों टूट जाते हैं और वह कहने और सुनने को कोई एक शब्द नहीं बचता है। हैरान रहते हैं। इस भयानक घटना की खबर धीरे धीरे स्थिति के साथ पूरे हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्सों कर्मचारियों से होते हुए शहर में पहुंचती है तो सबको हैरान करके रख देती है। इसकी तुलना, इस हैवानियत की तुलना दिल्ली के निर्भया कांड से होती है। यह खबर हॉस्पिटल से निकलने के बाद सोशल मीडिया पर आग की तरह जैसे जंगल की आग फैलती है। पूरे शहर में गुस्से की लहर दौड़ जाती है। हॉस्पिटल के बाहर लोगों का जमवाड़ा होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर और नर्सों ने धरना देना शुरू कर दिया। लोगों की बस एक ही मांग थी, न्याय और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देना। बढ़ते दबाव के चलते इस मामले की जांच बहुत तेजी से शुरू हुई। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन शुरुआत में हॉस्पिटल प्रशासन ने पूरे मामले में लीपापोती की, या कहें किसी को बचाने की क्या असफल कोशिश की। हालांकि घटनास्थल की स्थिति महिला डॉक्टर के शरीर पर गहरे घाव और उसकी टूटी हुई गर्दन हड्डियां संकेत देती है कि यह किसी एक व्यक्ति का कारनामा नहीं हो सकता है, और यह साधारण भी बिल्कुल नहीं हो सकता है, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित होता है। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, राजनीतिक नेताओं और सामाजिक संगठनों ने इस मामले में दुख जताया। घटना केवल एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि अब पूरे समाज का दर्द बन गई, क्योंकि जब इलाज करने वाले डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं तो मरीज का इलाज कौन करेगा। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार इस मामले को लेकर दबाव में आई। खैर, जांच की बात हो, इस सेमिनार हॉल के आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इसमें कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गईं। जांच के दौरान संजय राय नाम के एक व्यक्ति का नाम आया और पुलिस कल्याण बोर्ड ने सहायक रूप में कार्य करता हुआ ये आदमी घेरे में आया। अस्पताल में आता जाता रहता, उसे संदेह की निगाह से अब देखा जाने लगा। उसी जांच के दौरान पुलिस को एक सेमिनार हॉल के पास एक ब्लूटूथ डिवाइस मिली। जब उस ब्लूटूथ डिवाइस को चेक किया गया तो पता चला यह ब्लूटूथ डिवाइस बुरी हालत में टूटा हुआ था और यह डिवाइस संजय राय का ही निकला। फिर उसे तुरंत हिरासत में लिया गया, क्योंकि शक की सुई उधर थी। अब संजय राय का इतिहास और उसकी गतिविधियों से सभी वाकिफ थे, तो इस मामले में कई चीज़ें आई, 4 शादी और तमाम एंगल। चलिए, हम उसकी निजी बात है, उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पत्नी से मन भर जाने के बाद दूसरी को छोड़ना, 4 पत्नी वाली बात के बाद स्थितियाँ और संदिग्ध होती चली गई। लेकिन उस समय किसी ने इसकी शिकायत नहीं की और वह खुद को एक पुलिस वाला बताता था। जांच के दौरान पुलिस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
राय की गिरफ्तारी के बाद उसने पहले तो किसी भी अपराध को स्वीकार ही नहीं किया, लेकिन बाद में उसे जब कड़ी पूछताछ हुई तो उसे स्वीकार करना पड़ा, यानी उसने अपराध कबूला। ये पुलिस की स्टेटमेंट है। और 8 अगस्त की रात संजय राय ने शराब के नशे में धुत होकर उस महिला डॉक्टर के साथ हमला किया। पहले उसे बुरी तरीके से मारा पीटा, उसके साथ दुष्कर्म किया और अंत में उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, अभी हम दूसरे एंगल से भी बताएंगे। उसके शरीर पर जगह जगह गहरे घाव के निशान पाए गए। वो इस बात के सबूत थे कि उससे कितनी क्रूरता की गई। महिला डॉक्टर पर हमला और उसकी जीवन लीला से पहले क्या क्या नहीं हुआ। पुलिस ने उसके मोबाइल को भी जब्त किया और कई आपत्तिजनक वीडियो पाए गए जो उसके अपराधी होने की और पुख्ता सबूत की ओर इशारा करते हैं। फिर पुलिस ने तुरंत संजय राय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 और धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया और अदालत में उसे पेश किया, जहां से उसे 23 अगस्त तक पुलिस रिमांड में जाने की मंजूरी मिली। अभी यह मामला चल ही रहा था। हो सकता है कि उसमें और कड़ी जोड़ती नए खुलासे होते, लेकिन इससे पहले अस्पताल में जहां पर नमूने रखे थे, तमाम सब चीज़ें हो रही थी, वहां पर एक गिरोहबद्ध यानी लोगों का गुट आता है और हमला करता है। सबूत मिटाने की कोशिश होती है। हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें विचलित करती हैं। क्या राजनीति थी या सबूत मिटाने की कोशिश? अगर सबूत मिटाने की कोशिश है तो इसके पीछे जाहिर सी बात है अकेला संजय राय तो इतनी दरिंदगी नहीं कर सकता, यानी कि उसके पीछे भी 2-4 लोग 5 लोग थे। कहानियाँ बहुत हैं, एंगल सीबीआई जांच में भी निकल कर आएंगे, लेकिन ऊपर से नीचे तक राजनीति के बीच एक चीज़ स्पष्ट हो गया है। और मेडिकल रिपोर्ट और कुछ मीडिया रिपोर्ट में पीड़िता के पोस्टमार्टम में वर्जाइना से 151 ml सीमन निकलने की जानकारी, जो एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है। यानी कि अगर उसके सुकाणुओं की जाँच की जाए तो फिर DNA सुगाड़ुओं का जब किया जाएगा तो और भी अपराधी पकड़े जा सकते हैं। उस ओर भी पुलिस को ध्यान देते हुए और मेडिकल टीम को जांच करना चाहिए। हालांकि उन्होंने अपने एंगल से जांच की है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए केवल कानूनी मुद्दा ही नहीं है, इस पर चौतरफा दबाव हुआ और जिस राज्य का था वहां की CM महिला है ममता बनर्जी। चौतरफा दबाव के बाद पहले विपक्ष ने हंगामा किया, उसके बाद ममता बनर्जी खुद, जिनके दायरे में कानून व्यवस्था, पुलिस और गृह मंत्रालय से लेकर जिसकी जिम्मेदारी, जिस राज्य की सुरक्षा जो कोलकाता उनके दायरे में आता है, खुद अपने ही खिलाफ प्रदर्शन करते हुए, यानी कि आखिर वो किससे न्याय मांगने के लिए, सब कुछ तो उनके हाथ में, सच घटना चीज़ें और सब कुछ। जब सबको न्याय दिलाने की जिम्मेदारी ममता बनर्जी जी की है तो किसके खिलाफ क्यों और क्या, ये भी राजनीति थी। वाकई में पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, हर एंगल से जाँच होनी चाहिए। और एक और स्टोरी सामने आती है, कुछ डॉक्टरों ने हिडन मीडिया रिपोर्ट में बात की है कि उनको खाना खाने से पहले इंटरनेट से लड़ाई हुई और लड़ाई के बाद उन्होंने संजय राय को बुलाया और कहा कि सेमिनार हॉल में आपका इंतजार हो रहा है। उसके बाद दरिंदगी हुई और उससे पहले उसकी हत्या इस कठोरता से की गई तो लाश के साथ रेप किया गया। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अपवाद समाज में जो चीज़ें उड़ती हैं ना, वो उड़ उड़कर चीज़ें चल रही हैं। अगली रिपोर्ट में जो इसके और पुख्ता अभी तक तथ्य आए वो हम आपके सामने रखेंगे, पूरे उसी ढंग में जैसे चीज़ें होती नजर आई हैं। विशाल की रिपोर्ट में आपको नई जानकारी मिलती रहेगी, जो भी अपडेट होगा, इसलिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद।